हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एमपी सेट का जो अभी आपका कल एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन और सॉल्यूशन के बारे में। तो इसके पार्ट जो पहले हमने पब्लिश कर दिए हैं वो आप जाकर के हमारा एमपी सेट 2024 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एन एंजाइम प्रेजेंट इन E. coli which hydrolyzes lactose into glucose and galactose। तो कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम पूछ रहा है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने का काम करता है। तो देखिए आप हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपको 3 ओपेरॉन पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, दूसरा आपको ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका लेक ओपेरॉन। तो ये 3 मॉडल पढ़ने। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बैक्टीरियोफाज इससे पूछा गया है, आपका लेक ओपेरॉन मॉडल से पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो आपका लेक ओपेरॉन मॉडल होता है उसमें आपके 3 जीन होते हैं, एक का नाम है ZYA। तो ZYA जो जीन होते हैं, जो Z जीन होता है इसका प्रोडक्ट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो आपका ग्लूकोज और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने का काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है Who coined the term centrosome for the structure present at interface near the nucleus। तो इसने पूछा है कि जो सेंट्रोसोम जो स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियस के पास में इंटरफेस में, वो टर्म किसने दिया था। वो टर्म जो है वो आपका दिया था टी बॉवेरी ने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रोसोम जो होते हैं यहाँ से माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस निकलते हैं और ये क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। जब ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं उसके बाद यहाँ से डिवाइड करके एक सेल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। और जो सेंट्रोसोम होते हैं वो 2 बैरल शेप्ड प्रोटीन होती हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, सेंट्रियोल। इसको हम जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो थियोडर बावेरी जो है इन्होंने सेंट्रोसोम टर्म दिया था 1888 में। और बावेरी डिस्क्राइब द सेंट्रोसोम आफ्टर ऑब्जर्विंग स्पेशलाइजेशन एट स्पिंडल पोल इन अर्ली एस्कैरिस डेवलपमेंट। तो कहां पर देखा था इन्होंने, एस्कैरिस का जब डेवलपमेंट देख रहे थे तो वहां पर इन्होंने सेंट्रोसोम को देखा था। इसका जो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आपका टी बॉवेरी यानी कि थियोडर बॉवेरी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है टे सेक डिजीज, आई डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पॉम्पे डिजीज, हर्लर सिंड्रोम डिजीज इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय मेल फंक्शनिंग ऑफ। तो आप सबसे कॉमन डिजीज जो है वो आपका टे सेक डिजीज है जो हेक्सोसामिनिडेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जो लाइसोसोम से रिलेटेड है। तो इससे आप पता कर सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपका पूछा गया है हु डिस्कवर्ड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच अपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड कार्ड क्रोमोसोम। यानी कि कह रहा है कि सेल डिवीजन के टाइम पर जो क्रोमोसोम जो दिखाई देते हैं उनकी डिस्कवरी किसने की थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इन्होंने फ्रेमिंग सही से नहीं किया, इसको थोड़ा और अच्छा फ्रेम करना चाहिए था। इस क्वेश्चन में देखिए जो आपका सबसे पहले आपका फोंटाना है, तो फोंटाना ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियोलस की। उसके बाद जो है वो आपका टी बॉवेरी ने आपका सेंट्रोसोम की डिस्कवरी की थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन होते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। किसकी की थी, न्यूक्लियस की। और जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की। तो जो यहाँ पे बचता है एक ऑप्शन आपका बचता है ई स्ट्रासबर्गर। तो जो ई स्ट्रासबर्गर यानी कि एडवर्ड स्ट्रासबर्गर है, इनका जो जीवन काल जो रहा वो 1844 से लेकर के 1912 तक था। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड साइटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवरीज इन प्लांट बायोलॉजी में इन्होंने कई सारी डिस्कवरीज की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम के बारे में भी कुछ बोला था। इन्होंने कहा था कि द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी, हेरिडिटी में क्रोमोसोम का रोल होता है। इसीलिए जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, ई स्ट्रासबर्गर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। एक पॉइंट इसमें ये छूट रहा है कि अगर इसका सही से अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते तो जो जर्मन एनाटॉमिस्ट थे वाल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर्ड किए थे क्रोमोसोम। लेकिन जर्मन एनाटॉमिस्ट थे हेनरिच विलियम वॉल्डेयर, इन्होंने कॉइंड किया था क्रोमोसोम का टर्म। तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। इस थ्योरी को क्या नाम देते हैं। तो इस थ्योरी को जब हम लोग पढ़ते थे इंटर लेवल पर तो इसको नाम दिया था ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी।
जो बताती है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जैसे आपको पता है कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये डोनेट करता है प्रोटॉन को, और जो आपका H2 है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थ्योरी का नाम हो जाएगा आपका क्या, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अकर्स व्हेन हिज पीएच ब्लड पीएच इज बिलो। तो देखिए जो हमारा जनरली ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है वो 7.3 से लेकर के 7.4 तक रहता है। और जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब में सेल कल्चर वगैरह का काम भी करते हैं तब भी इसी पीएच पर सेल्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब क्या होगा कि जब पीएच इससे कम हो जाएगा, यानी कि 7 के नीचे अराउंड 6.8 तक में जब पहुंच जाता है, तो सेल्स जो है या ह्यूमन जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे 6.8 के पास में जो ऑप्शन है वो आपका 7 है, यानी कि पीएच 7 के अराउंड जो है वो ह्यूमन की डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज मेड ड्यूरिंग। इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि देखिए जो हमारी सेल डिवीजन होता है उसको हम लोग दो फेज में डिवाइड करते हैं। एक इंटरफेज होता है, दूसरा एम फेज होता है। इंटरफेज में हमारा G1S G2, और जो हमारा दूसरा फेज होता है उसमें एम फेज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इमेज बनाया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले आपका G0 फेज होता है, इसे हम लोग क्यूसिएंट फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है, ना तो सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही होती है, अभी रेस्टिंग स्टेट में होती है, ठीक है। इसके बाद जो है जब जब यहाँ पे इसको सिग्नल मिलता है तो ये पहुंच जाती है G1 फेज में, यानी कि एंट्री टू G1। माइटोजन जब इसको मिलेगा, माइटोजन यानी कि जो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं उनको हम लोग माइटोजन कहते हैं। तो जब माइटोजन इसको मिलेगा तो जब ये G1 में पहुंचेगी तो G1 का काम ये है कि उसको पता करे कि भाई सही सिग्नल लेकर आई है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से चली आई हो। तो जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी से कि अपने पापा के पास जाओ, सॉरी मम्मी के पास जाओ और बोलना कि पापा ने बोला 1,000 रुपए दे दे। तो जो मम्मी है वो ऐसा तो नहीं है कि तुमने बोल दिया कि पापा ने बोला 1,000 रुपए दे दो, तुम्हें दे देंगी तुरंत। वो पहले पापा से पूछेंगी ना कि आपने 1,000 रुपए देने के लिए बोला भी है या नहीं बोला है। उसी तरह से जो यहाँ पर जो जीवन में जो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, ये चेक करता है कि जो हमारी जो सेल है वो डिवीजन में जब आई है तो वो सही सिग्नल लेकर आई है, ऐसा तो नहीं कि अपने आप ही चली आई हो। तो यानी कि अगर सही सिग्नल लेकर आएगी तो इसको आगे बढ़ा देगा, और सही सिग्नल से नहीं आई होगी तो इसको यहीं पर इसको एपोप्टोसिस की तरफ भेज देगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, सेल डिवीजन का डिसीजन जो है वो आपका किस फेज में होता है, G1 फेज में होता है। इसको मैंने सेल डिवीजन जब जहां पे पढ़ाया हुआ है वहां पे इसको डिटेल में बताया हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सेल बायोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन डेविडसन मॉडल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जो ब्रिटेन डेविडसन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन है, इसमें इन्होंने यहाँ पर टोटल बताया था कि 5 जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो द ब्रिटेन डेविडसन मॉडल आल्सो नोन एज जीन बैटरी मॉडल, इसको जीन बैटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इज ए हाइपोथेसिस फॉर हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेट इन द यूकैरियोट्स। इट वाज प्रपोज्ड इन 1969 बाय रॉय जॉन ब्रिटेन एंड इरिक एच डेविडसन, यानी कि 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के इस मॉडल को दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि 5 जीन होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। इसमें जैसे आपका एक सेंसर हो गया, सेंसर का काम हो गया कि एक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है दैट रिस्पॉन्ड टू सिग्नल लाइक हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इंटीग्रेटर हो गया, आई इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ये सिंथेसाइज करता है एक्टिवेटर आरएनए इन रिस्पांस टू सिग्नल फ्रॉम द सेंसर जीन, यानी कि सेंसर जीन से आपका एक्टिवेटर का सिंथेसिस होगी। एक्टिवेटर जो है वो आपका आरएनए होता है, ये आपका कनेक्ट विद रिसेप्टर जीन। रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट्स द प्रोडक्टर जीन, और प्रोडक्टर जो है वो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये सारे जीन जो है वो सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी जो है वो हमने प्रमोटर की बात नहीं की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, प्रमोटर। प्रमोटर जो है वो पार्ट नहीं है ब्रिटेन डेविडसन मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय। तो डीएनए हेलिकेज जो होता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम करता है, और हेलिकेज जो है वो हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड पर वर्क मूव करता है, ना कि लीडिंग पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा डीएनए हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया था एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन। तो देखिए जब हमने वो पढ़ा था, क्या नाम है, मेटाबॉलिज्म सीरीज पढ़ी थी, तो वहां पर देखिए हमने पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और पढ़ा था ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया जाता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस पे फॉस्फेट लगा हुआ है तो इसको सेल के बाहर नहीं भेजा सकता,
इसके लिए इसका फॉस्फेट हटाना बहुत ज़रूरी होता है और ये फॉस्फेट हटाने वाला जो एंजाइम है, उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज़। जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज़ होता है, वो ईआर के ल्यूमेन में प्रेज़ेंट होता है। कहाँ पर प्रेज़ेंट होता है? ईआर के ल्यूमेन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, वो आपका जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है आफ्टर फेगोसाइटोसिस ऑफ ए पैथोजन द रिजल्टिंग फेगोसोम फ्यूज्ड विद द लाइसोसोम टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसने क्या किया, किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, तो इसको हमने नाम दिया एंडोसोम। ठीक है, जो एंडोसोम जो होता है वो लाइसोसोम के साथ में फ्यूज कर जाएगा, तो इससे हम लोग नाम देते हैं क्या, फेगो लाइसोसोम। तो यानी कि जो आपने इन्होंने पूछा था कि फेगो लाइसोसोम जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज नॉट एक्टिवेटेड बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो तीन तरह का होता है। एक होता है क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे। क्लासिकल पाथवे होता है, इसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और जो लेक्टिन होता है वो मैनोज जो शुगर होती है उसके रेजिड्यू से एक्टिवेट होता है। और जो अल्टरनेट पाथवे होता है, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन, थिक कवर, इनके द्वारा ये स्टार्ट होता है। लेकिन सारे ही पाथवे जो है वो जाकर के एक स्टेप पर मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे तीनों ही पाथवे के नाम दे दिए गए हैं। एक आपका अल्टरनेटिव दे दिया, क्लासिकल दे दिया और लेक्टिन दे दिया। लेकिन इसमें पूछा गया है कि इज नॉट एक्टिवेटेड बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो जो आपका इंटरफेरॉन पाथवे होता है, आईएफएन अल्फा बीटा जैक पाथवे, ये आपका क्लासिकल जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसके द्वारा एक्टिवेट नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कापा एम लैम्डा लाइट चेन। तो जो कापा एम लैम्डा लाइट चेन होते हैं, जो आपका एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो आपका वाई शेप होता है। कैसा होता है, वाई शेप होता है। और वाई शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपके लाइट चेन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो लैम्डा होगा या फिर क्या होगा, कापा होगा। एक एंटीबॉडी में एक ही तरह की लाइट चेन पाई जाएंगे, या तो लैम्डा होगा या फिर क्या होगा, कापा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो इनका जो जीन होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो लैम्डा और कापा जीन होते हैं, कापा लाइट चेन जो जीन होता है वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 2 पर, और जो इसका लोकस है वो 2p11.2 लोकस होता है। वहीं जो आपका लैम्डा जीन जो होता है, लैम्डा लाइट चेन का जो जीन होता है वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 22 पर, और जो इसका लोकस होता है वो 22q11.2 होता है। तो इस तरह से जो ये दोनों है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ना कि सेम क्रोमोसोम पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट ट्रू पूछा गया था। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो जनरेट्स कंप्लीट लाइट चेन जीन फ्रॉम इंडिविजुअल बी एंड जे सेगमेंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टू कंजर्व रीजन नोनामर एंड हेप्टामर। तो हाँ, ये भी करेक्ट है, इसमें नोनामर और हेप्टामर पाए जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ बी रीजन एंड जे रीजन इज डन बाय एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो जो बी डी जे रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है इस कंडीशन को, तो डी मतलब हो गया आपका यहाँ पर क्या, डायवर्सिटी को डी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो बी डी जे रिकॉम्बिनेशन में डी जो है वो आपका डायवर्सिटी है और बी एंड जे जो है वो आपका सिगमेंट है। इसमें आपका जो इन्वॉल्व होते हैं जीन, उनका नाम है रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन, रैग 1 और रैग 2 बोलते हैं। और इनका जो प्रोटीन होता है उनको हम लोग नाम रैग 1 और रैग 2 प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो बीडीजे रिकॉम्बिनेशन में रिक्वायर होता है। तो इस तरह से हम किसी तरह से कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेज हो रहा है, तो हाँ, ये ऑप्शन भी हमारा सही जाएगा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर जो है वो इनकरेक्ट है, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रेट्रोवायरसेस आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर बिकॉज दे। रेट्रोवायरसेस जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं बिकॉज दे। तो इसका जरा ऑप्शन देखिए कि रेट्रोवायरस जो है वो किन किन कंडीशन से कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो रेट्रोवायरस कैन कॉज कैंसर इन नंबर ऑफ वेरियस वेज इंक्लूडिंग इंसर्टिंग ऑन्कोजीन इनटू होस्ट सेल। देखिए, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके पास में अपने ऑन्कोजीन होते हैं। वो क्या करते हैं, जो होस्ट सेल है यानी कि जिस इंडिविजुअल के अंदर कैंसर कॉज हो रहा है उसके जीनोम में अपने जीनोम को इंटीग्रेट करा देंगे। जब वो वहां पर इंटीग्रेट कर जाएगा तो वो सेल डिवीजन और इन सब चीजों को बढ़ा देगा। विच आर जीन्स दैट कॉज कैंसर एंड इंसर्ट देम इनटू द होस्ट डीएनए सेल। तो इस तरह से वो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। दूसरा, होस्ट जीन जो है वो उसके जीन में म्यूटेशन करा सकते हैं जिससे कैंसर कॉज हो सकता है। सेलुलर जो ऑन्कोजीन होते हैं होस्ट के, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। और या फिर हम बोले लिविंग डीएनए फ्रेगमेंट दैट एक्ट एज स्विचेस या फिर ऑन स्विचेस, यानी कि अपने कुछ या फिर कुछ डीएनए फ्रेगमेंट को सेल में छोड़कर चले जाएंगे। डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एंसिएंट रेट्रोवायरस कैन एक्ट एज ऑन स्विचेस फॉर जीन्स दैट हेल्प ट्यूमर ग्रो एंड सर्वाइव। जो एक्ट करेगा
कैंसर को ओरिजिनेट कराने में। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम देखते हैं क्या जाएगा। तो प्रोड्यूस ए वेरी हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी वायरसेस इन्फेक्ट सेल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं जाएगा। मे कैरी सेलुलर ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो ट्यूमर सप्रेसर है भाई, ट्यूमर को सप्रेस करेगा ना कि एक्टिवेट करेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं जाएगा। ऑफन कंटेंट पॉइंट म्यूटेशन इन देयर पॉल जीन, तो म्यूटेशन तो करते हैं लेकिन होस्ट जीन में करते हैं, पॉल जीन तो आपका वायरस वाला हो जाएगा। तो मे कैरी सेलुलर प्रोटोऑन्कोजीन इन देयर जीनोम, देखिए प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो बाद में जाकर के ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। तो ये जो है वो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से मैच करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कॉजिंग वायरस कंटेन आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपका चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि चार वायरसेस दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वायरस जो है वो उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका आरएनए है। इस तरह का क्वेश्चन शायद मैंने बीपीएससी में पहले डिस्कस कर दिया और मुझे लगता है कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन था, आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे आपका जो आपका HTLV है, यानी कि ह्यूमन टी ल्यूकीमिया वायरस, इसका जीनोम जो होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बाकी सबका जो है वो डीएनए होता है। तो यानी कि आपका जो HTLV ये जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसका जीनोम जो होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जो कि कितना लगभग 8 किलो बेस पेयर का होता है इन साइज में। तो HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो डीएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है इसका भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, मॉलिक्यूल इसका जो इसका साइज होता है वो अबाउट 3.2 किलो बेस पेयर लॉन्ग होता है। जो आपका नेक्स्ट है आपका HHV यानी कि ह्यूमन हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो उसका भी डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका साइज जो होता है वो 140 से 170 किलो बेस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका HTLV यानी कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस जाएगा, इसका जो जीनोम होता है वो आपका आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है which of the following technique result in target gene alteration by knockout, knock-in, precise editing and controlled expression। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और जो मैंने आपको परसों दो लास्ट ईयर के PYQ के लेक्चर दिए थे उसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर कैज 9 वाज अवार्डेड। तो इसको मैंने डिटेल में जब डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने क्रिस्पर कैज 9 के बारे में बताया था कि इसमें हाई प्रिसाइजन के द्वारा हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, क्रिस्पर कैज 9। तो जिस किसी ने भी ये लेक्चर देखा रहा होगा उसको एक क्वेश्चन जो है वो फ्री का मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर बोला गया है वायरसेस फ्री प्लांट can be produced by plant tissue culture, which of the following part of the plant can be used as explant to raise virus free plant। तो देखिए यहाँ पर जो क्या होता है कि जब कभी आपको वायरस फ्री प्लांट ग्रो करना होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा, तो मेरिस्टेम का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एपिकल मेरिस्टेम एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपको जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा सूट है, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर का जो पोर्सन होता है, टिप का पोर्सन होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका यूज करते हैं हम लोग वायरस फ्री प्लांट कल्चर करने में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लिनिशियन वांट टू डिटरमाइन द ग्लोबल जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल एंड कैंसरस एंड नॉन कैंसरस लिवर टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो एक क्वेश्चन फ्री का मिला होगा। हमने देखिए यहाँ पर बताया था कि माइक्रो एरे एक टेक्निक होती है जिसका यूज करते हैं हम 1000 ऑफ जीन टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल। तो यहाँ पर बोला गया है कि कैंसरस और नॉन कैंसरस लिवर टिश्यू का जीन प्रोफाइलिंग करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, तो यूज किया जाएगा क्या आपका माइक्रो डीएनए माइक्रो एरे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी। तो आप देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी और सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब होता है कि कोई डिजीज तब कॉज हो रही है जब उसके जेनेटिक में डिस्टर्बेंस, यानी कि उसका जीन में कोई डिफेक्ट है और वो जन्म से है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी। वहीं सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी होता है जो आपका जन्म के बाद आप एक्वायर करते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी करते हैं। सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी का एक एग्जांपल होता है आपका एड्स, जो एक वायरस के थ्रू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। अब हम जरा इसको और डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, तो मैनी प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में PIDs बोलते हैं। तो जैसे आपका विस्कोस एल्ड्रिच सिंड्रोम जो हो गया, ये रेयर डिजीज है जो होती है कॉज ब्लीडिंग एंड ए हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी SCID जो है वो दैट ऑफन रिक्वायर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। कॉमन वेरिएबल इम्यून डिफिशियंसी यानी कि CVID,
ये एक तरह का प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी है दैट कैन कॉज ऑटो इम्यून डिजीज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी। नेक्स्ट है आपका एक्स लिंक्ड एगामा ग्लोबुलिमिया। इसमें आपका जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसमें वेरिएशन होते हैं जीन में, तो इसमें आपका जाएगा दैट कैन कॉज रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस एटेक्सिया टेलेंजेक्टिया। ये आपका एक कॉज करता है क्रोनिक साइनोपल्मोनरी डिजीज सेरिबेलर एटेक्सिया एंड मेलिग्नेंसी। IgA डिफिशियंस, IgB डिफिशियंसी, ब्लैंक BLNK डिफिशियंसी और थाइमोमा विद इम्यूनोडिफिशियंसी। तो इस तरह के ये सारे आपने देख लिए प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी के एग्जांपल है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि फिर कभी एग्जाम में अगर मान ले पूछ ले कि इनमें से बताइए कौन सा जो है वो आपका सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी है, ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर बता पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टी सेल। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है इंटरेक्शन ऑफ टी सेल विद MSC टू एक्टिवेट CDH टी सेल टू प्रोड्यूस साइटोकाइन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। अनडिफरेंशिएटेड टी सेल डिफरेंशिएटेड इनटू TH1 एंड TH2। तो जो आपका टी सेल जो होते हैं वो TH1 और TH2 में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। TH1 या फिर इसको हम लोग CD4 CD8 सेल के भी नाम से भी जानते हैं। TH1 cell play a role in major macrophages activation while TH2 cell stimulate B cell for antibody production। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है TH1 एंड TH2 सेल डू नॉट एक्टिवेट सेल मीडिएटेड यानी कि CMI एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी कि AMI और CMI को एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो ये एक्टिवेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत जाने वाला है। तो इसमें पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो आपका डी जाएगा। तो टी हेल्पर सेल यानी कि TH1 एंड TH2 सेल प्ले डिफरेंट रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि इन एनिमल नर्वस सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो एनिमल है उसमें नर्वस सिस्टम कहाँ से ड्राइव्ड होता है, यानी कि जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है वहां पर तीन तरह की जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो आपकी नर्वस सिस्टम और स्किन को बनाने का काम करती है। मेसोडर्म जो है वो आपकी मसल, स्केलेटल, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने का काम करती है। और जो आपकी एंडोडर्म होती है वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर बनाने का काम करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर दिया गया है नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, द आउटर जर्म लेयर ऑफ एन एम्ब्रियो। सबसे बाहर की तरफ आपकी एक्टोडर्म होगी, बीच में मेसोडर्म होगी, सबसे अंदर जो होती है वो आपकी होती है एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसमें बोला गया है इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट डज द टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस मीन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अब देखिए, तो इन प्लांट टिश्यू कल्चर ऑर्गेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गन फ्रॉम प्लांट मटेरियल। जैसे वो प्लांट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जैसे रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं, स्टेम्स हो सकते हैं, दैट हैज बीन कल्चर्ड इन विट्रो। देखिए जैसे यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एक प्लांट के लीव्स ले लिए, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स प्लांट, यानी कि जिससे आप प्लांट ग्रो करने वाले हैं उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एक्स प्लांट। इसकी सरफेस को स्टरलाइज कर दिया, उसको हमने एक मीडियम में डाल दिया और उसको इंक्यूबेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कैलस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये कैलस बन गया। तो जो आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो आपकी दो तरह की होती है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि कैलस स्टेज नहीं आती है, और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वहां पर आपकी कैलस स्टेज आती है। तो इसका अब आप ऑप्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कैलस स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम कैलस स्ट्रक्चर। तो हाँ, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गन बन रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। जेनेसिस ऑफ प्लांट नन ऑफ द अबव। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो आपका जेनेसिस ऑफ न्यू प्लांट कल्चर है। ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें तो उसका जो सही सटीक आंसर जाना चाहिए वो आपका बी जाना चाहिए। कैलस इज ए डिसऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ रैपिड डिवाइडिंग प्लांट सेल्स दैट फॉर्म ओवर ए वुंड और कट ऑन ए प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाना चाहिए एज पर माई नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोटेशनल क्लीवेज इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स इन। तो रोटेशनल क्लीवेज जो है वो किस में पाया जा रहा है, जनरली ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप जो डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक है गिलबर्ट की, जब उसको आप रीड करते हैं तो आप वहां पर ये इमेज आपको देखने को मिलती है। तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है उसको हम लोग तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड करते थे। तो ये आपका हो गया रेडियल, रेडियल क्लीवेज आपका एकाइनोडर्म एंड एम्फियोक्सस में पाया जाता है। स्पाइरल जो है वो आपका एनिलिड्स, मोलस्क और फ्लैटवर्म में पाया जाएगा। बायलेटरल जो है वो आपका ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है। और रोटेशनल क्लीवेज जो होता है वो आपका मैमल और निमेटोड्स में पाया जाता है। यानी कि हमारे अंदर जो है वो कौन सा क्लीवेज होता है, रोटेशनल क्लीवेज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, डी। वहीं आपका जो मीजोलिसाइटल होता है उसमें रेडियल और एम्फीबियल्स, ये सब जो है इसके अंदर आएंगे।
तो सही आंसर जो है वो आपका जाने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। तो इसमें आपका करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। तो देखिए, जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो का, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। उसके बाद में जो आपकी स्टेज बनती है उसको आपको मोरुला बोलते हैं। फिर आपका आता है ब्लास्टुला, फिर आपका आता है अर्ली गैस्ट्रुला, यानी कि गैस्ट्रुला से पहले की जो स्टेज है उसको नाम दिया जा रहा है क्या, अर्ली गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला उसके बाद आएगी आपकी गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला जब आ जाती है उसके बाद आपके बनने लगते हैं क्या, ऑर्गन। तो उस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि ऑर्गेनोजेनेसिस फिर गैस्ट्रुला ग्रोथ, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। गैस्ट्रुला फिर ब्लास्टोडर्म, तो ये गलत हो गया। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद फिर मोरुला आ रहा नहीं, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद आती है कौन सी आपकी, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था पोर्शन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी प्लान विच विल प्रोड्यूस द विंग्स इज कॉल्ड। तो जो ड्रोसोफिला की जो बॉडी होती है उसको यहाँ पर थोरेक्स और एब्डोमेन पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो जो यहाँ पर जो थोरेक्स रीजन होता है, यहाँ पे इसको टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो आपका मीजोथोरेक्स है वहां से आपका बन रहा है क्या, विंग्स बन रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, थोरेक्स। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और आपको लगता है कि कोई सुझाव या कमेंट्स है आपका जो हमें और इंप्रूव करना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।